आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ज़बरदस्त एनिमे को, जिसे देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए बिना किसी रुकावट के ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, ये कहानी है बाके हानेमान नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट की, जिसका नाम सुन के पूरा स्कूल थर थर कांपता है। और एक दिन अंडरग्राउंड रेसलिंग चैंपियनशिप के ओनर मित्सुनारी तोकुगावा उसे स्कूल में मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि टोक्यो में कुछ खतरनाक क्रिमिनल्स आने वाले हैं जो तुम्हें पीटना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दुनिया का सबसे खतरनाक प्रिजनर डोरियन चुपचाप फांसी पे चढ़ के मर गया और सबने समझ लिया कि वो मर चुका है। और जब डॉक्टर उसकी डेथ कंफर्म करने आए तो वह अचानक से उठ गया और उसने सारे पुलिस वालों को मार दिया। और वहां से जाने से पहले उसने बड़े बड़े अक्षरों में दीवार पे लिखा, मैं टोक्यो आ रहा हूँ हार का स्वाद चखने। और वह समुद्र के रास्ते उस प्रिजन से भाग गया। यही नहीं, अभी तो 4 और बाकी हैं। स्कॉटलैंड के केरियस प्रिजन में सिकोर्शी नाम के एक प्रिजनर को पनिशमेंट के तौर पर शॉक थेरेपी दी जा रही थी, पर वह आदमी उस डेथ ट्रायल को भी सर्वाइव कर गया और सभी पुलिस ऑफिसर्स को खत्म कर और शरेआम एक मिलिट्री प्लेन में उड़कर हमारे टोक्यो की तरफ आ रहा है। और पुलिस वालों को यह पता लगा है कि वह 100 मीटर की प्रिजन वॉल चढ़कर भागा है वहां से, क्योंकि यह तो किसी आम इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। और तो और उसने रशिया के बेस्ट रेसलर को मार दिया। और यह तो दूसरा था, और इसके अलावा भी 3 और हैं। और एक ने तो समुद्र के 200 मीटर नीचे सबमरीन में सभी पुलिस ऑफिसर्स को कुत्ते की तरह मार के वहां से स्केप किया है। और दूसरे रियोकू यानेकी ने तो बुलेट प्रूफ ग्लास को तोड़कर वहां से स्केप किया है। और इस सब के पीछे सबसे अजीब बात यह थी कि इन लोगों ने अपने पीछे एक ही नोट छोड़ा है कि मुझे हार का स्वाद चखना है। 5 मर्डर्स का चार्ज लगे हुए अनडेड क्रिमिनल्स, इन सब लोगों ने भागते हुए अपने पीछे सिर्फ एक ही मैसेज छोड़ा कि मुझे हार का स्वाद चखना है। बाकी तुम्हें पता है ना इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये सारे क्रिमिनल्स बाकी को डिफीट करने के लिए टोक्यो आ रहे हैं, क्योंकि बाकी अंडरग्राउंड रेसलिंग का चैंपियन है। अब अगले दिन उन सभी में से एक प्रिजनर सिकोर्स्की बहुत ही फेमस किक बॉक्सर को अपने बॉडी में फिटेड ब्लेड से मार देता है। और कुछ गुंडे बाकी के बारे में उसके क्लासमेट से पूछते हैं, ओए बुला जरा बाकी को, हमने सुना है बहुत पावरफुल है वो, आज उसके साथ 2-2 हाथ हो ही जाएं। और डर के मारे वो आदमी बाकी के पास जाता है और उन्हें उन गुंडों के पास लेकर आता है। और तभी उनमें से एक आदमी बाकी की तरफ बड़ा सा चाकू लेके आता है। और तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है कि बाकी ने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारा है। और हालांकि बाकी अपनी जगह से हिला तक नहीं है, और वह बाकी के डर से उस जगह से हिलता तक नहीं है। और उन सभी गुंडों को हमारा बाकी एक एक करके उनके स्पेशल वेपन्स को उन्हीं के ऊपर यूज करके उन्हें हरा देता है। और तभी उसके क्लासमेट के पीछे उसे एक 9 फुट का लंबा सा आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। और इस तरफ पुलिस डिपार्टमेंट में तहलका मचा हुआ है, क्योंकि डोरियन, सिकोर्सी, डोयले, स्पैक और रियोकू यानागी एक साथ सब ये प्रिजन से स्केप कर गए हैं। और तभी वहां उस मीटिंग में एक पुलिस ऑफिसर आता है और उन्हें बताता है कि शहर में सिटीजन्स ने देखा है कि किसी ने हमारी पुलिस वैन को ही हाथों से कुचल दिया। और पूछताछ पर पता लगा कि ये काम स्पैक का है, उन्हीं 5 क्रिमिनल्स में से एक। और यह सीन वहीं पे शिफ्ट हो जाता है, जो कि बाकी को मारने उसके सामने आ गया होता है। और वह बाकी के सामने शो ऑफ करने के लिए अपने मुंह में गोली चलाता है और बाकी से बोलता है कि मैं यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा हूँ, क्या तुम ही बाके हानेमा हो? दोस्त, मुझे हार को एक्सपीरियंस करना है, क्या इसमें तुम मेरा साथ दोगे? और बाकी के उससे हाथ मिलाते ही उसका हाथ नीचे गिर जाता है और यह देख के बाकी की फट जाती है। और फिर वो आदमी बाकी को कुत्ते की तरह मारने लगता है और बाकी से बोलता है, उठा वो हाथ, उठा वो हाथ। और कुछ देर बाद पुलिस वहां पे आके स्पेक को अरेस्ट कर लेती है। और फिर पीछे से एक ऑफिसर बोलता है, सर यहाँ पे ऑफिसर करेडा का तो हाथ पड़ा हुआ है। और ये सुन के बाकी शॉक हो जाता है। और फिर हमें पता चलता है ये हाथ एक पुलिस ऑफिसर का था जो कि स्पेक ने मार दिया था। और फिर स्पेक बाकी के पास जाके उसे बोलता है कि यह तो बस शुरुआत थी, हमारी फिर मुलाकात होगी बाकी हानेमा। और फिर सीन शिफ्ट होता है बाकी हानेमा के पापा के ऊपर, युजिरो हानेमा के ऊपर। भाई पर्सनली बताऊं, उनकी बॉडी मेरे को बहुत ज्यादा खतरनाक लगती है। अगर आपको भी इनकी बॉडी खतरनाक लगती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फिर बाकी हानेमा के पापा को दिखाया जाता है, जो कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर माना जाता है। और भाई पुलिस, पॉलिटिशियन सभी की इस बंदे से फटती है भाई। और इस तरफ रियोकू यानागी गोकू शिबुकावा से मिलता है, जिसने शिबुकावा जोत्सु स्टाइल इन्वेंट किया था। और 70 साल का होने के बाद भी यह आदमी किसी को भी अपनी आई की टेक्निक से हरा सकता है। और दूसरी तरफ स्पेक जेल में आराम कर रहा होता है और एक सीनियर ऑफिसर स्पेक पे कड़ी निगरानी रखने के लिए बोलता है। और फिर वह ऑफिसर जब सूसू करने जाता है तो वो अपने बगल में स्पेक को देख के हैरान हो जाता है। और वह देखता है कि स्पेक बाल्टियों के हिसाब से सूसू कर रहा है। और फिर वह स्पेक को देख के बोलता है, ओ भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर स्पेक बोलता है, हाँ भाई आया था मैं यहाँ पे सूसू करने। और फिर स्पेक उसे बन निकाल के देता है और बोलता है, खाओ उसे, बहुत मस्त क्रिस्पी है ये। और इतने में ही वो ऑफिसर उसके मेन पॉइंट पर लात मार देता है। और फिर स्पेक उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे
तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आ रहा हूँ ना, तो लो खा लो इसे, खाओ बन। और फिर उस इंस्पेक्टर के साथ बाकी सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है। अब हमें कात्सुमी इरोची शिनशिनकाई कराटे स्टाइल के फाउंडर को दिखाया जाता है, जिसका निक नेम है लीथल वेपन, और इसके फादर का नाम है डोपी ओरोची, और यह है कायोरेत्सु, चाइनीज कैंप ऑफ फाइटिंग स्टाइल का जीनियस, जिसने एक बार लगभग बाकी को एक टूर्नामेंट में हरा ही दिया था। और यह अपने स्टूडेंट को लेक्चर दे रहा होता है, इतने में पीछे से डोरियन आ जाता है और वहां पर आके उसके स्टूडेंट से बोलता है, हाँ एक्सक्यूज मी, मुझे मास्टर डोपो ओरोची से मिलना है। और शिनशिनकाई एकेडमी के अंदर डोरियन मास्टर डोपो ओरोची से मिलने पहुंच चुका है। वह कात्सुमी से उन्हें उनसे मिलवाने के लिए बोलता है, पर कात्सुमी उसे बोलता है कि पहले अपने जूते उतारो। और डोरियन अपने जूते उतारता है और कात्सुमी के एक जोरदार लात मारता है और उसकी आंखें नोच लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। कात्सुमी उसे एक लात मारता है, पर डोरियन उसे एक गले में लकड़ी का टुकड़ा फेंक कर मारता है, जिसके उसकी गर्दन में से काफी खून निकलने लग जाता है। और डोरियन बोलता है, तुम में काफी दम है, लगता है मुझे अब मास्टर डोपो ओरोची से मिलना ही पड़ेगा। और फिर डोरियन वहां से जाने लगता है और तभी वहां कायोरेत्सु आ जाता है और डोरियन को बोलता है कि अबे हो, दम है तो अपने बराबरी वाले से लड़ना। तभी डोरियन ड्रामे करते हुए रोने लग जाता है कायोरेत्सु के सामने। तभी अपनी नाक में से एक बाल निकाल के कायोरेत्सु की आईज में मारने की कोशिश करता है, पर कायोरेत्सु इस अटैक से बच जाता है। फिर डोरियन, अच्छा बच्चू, इससे बच के दिखा फिर अब। और फिर वह उन पर आग उगलने लगता है और वहां से भाग जाता है। और दूसरी तरफ बाकी के स्कूल में एक फिटनेस टेस्ट चल रहा होता है और 400 मीटर की इस रेस में बाकी बहुत तेज दौड़ता है, सबको पीछे छोड़ता हुआ बाकी फर्स्ट नंबर पे आता है। और बहुत तेज दौड़ने की वजह से जमीन में काफी बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं और लॉन्ग जंप करते टाइम भी बाकी क्रॉस लाइन को ही पार कर देता है। और सभी स्टूडेंट उसे देख के हैरान हो जाते हैं और उसके कोच सोच रहे होते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। और पुलअप करते हुए बाकी पुलअप बार को भी तोड़ देता है। और यह चीज देख के उसके कोच काफी उससे गुस्सा होते हैं, क्योंकि वो एक भी टेस्ट अच्छे से नहीं दे पाया था और उन सारे टेस्टों में उसका स्कोर भी काफी कम था। और यह देख के बाकी अपने कोच से बोलता है कि अगर वह 1500 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दे तो क्या वह उन्हें सारे टेस्टों में पास कर देंगे। और बाकी की बात सुनकर उसका टीचर बोलता है, 1500 मीटर 3 मिनट 26 सेकंड का रिकॉर्ड है ये, तुम कैसे तोड़ोगे भला। फिर बाकी बोलता है कि सर आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं ये कर लूंगा। और बाकी अपने कपड़े उतार लेता है और रेस के लिए रेडी हो जाता है और रेस शुरू हो जाती है। और बाकी शुरुआत में ही सबसे आगे निकल जाता है, लेकिन बाकी को मसल क्रैम्प आ जाते हैं, जिसकी वजह से वह सबसे लास्ट आता है। बट बाकी के टीचर उससे काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं और वह उसे उस टेस्ट में पास कर देते हैं। और इस तरफ मित्सुनारी कांजी इगारी से मिलता है, जिसने मैक्सिमम टूर्नामेंट में बाकी को हरा ही दिया था लगभग। और तभी वहाँ पे सिकोर्सी आके उस पे हमला कर देता है और एक एम्बुलेंस उसे लेकर जाती है और मित्सुनारी सिकोर्सी को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। और दूसरी तरफ स्पेक ने आई विल बी बैक सून का नोट छोड़ा होता है और एक जगह मित्सुनारी आकर देखते हैं कि वहाँ पर पांचों के पांचों क्रिमिनल आ चुके हैं। और फिर मित्सुनारी उनसे पूछते हैं कि मैं इस स्टेडियम का मालिक हूँ, बताओ तुम लोग किस लिए यहाँ पे आए हो। फिर डोरियन बोलता है कि ये कैसा सवाल है, ये जापान की सबसे फेमस जगह है, यहाँ पे दुनिया के सबसे बेस्ट फाइटर्स आते हैं। और तभी डोले बोलता है कि मैं अपने मन की करता हूँ, मुझे यहाँ पे आना था तभी मैं यहाँ पे आया हूँ। और तभी वहाँ पे बाकी मित्सुनारी से मिलने आ जाता है और बोलता है कि सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। और वह पांचों क्रिमिनल्स बाकी को नोटिस करते हैं और वहाँ तभी डोपो ओरोची और काफी सारे फाइटर्स आ जाते हैं। और वो 5 क्रिमिनल्स और टोक्यो के 5 सबसे बेस्ट फाइटर्स आमने सामने आ चुके हैं। और ये है डोपो ओरोची, शिनशिनगाई कराटे स्टाइल का असली फाउंडर, और ये है कारोई यानामा, और ये यानामा गैंग का बॉस भी है। मित्सुनारी उन्हें बताता है कि ठीक कुछ समय पहले इसी जगह पर कुछ साल पहले मैक्सिमम टूर्नामेंट हुआ था, जो कि हिस्ट्री का सबसे ज्यादा खतरनाक टूर्नामेंट था और उसे जीता था बाके हानेमा ने, इस 17 साल के लड़के ने। उन क्रिमिनल्स को इनकी इस बात पे यकीन नहीं होता। मित्सुनारी इस टूर्नामेंट के बारे में उसे बताने ही लगता है कि ये भाई साहब बोलते हैं कि कोई रूल्स नहीं है इसमें, ये गेम अभी से ही शुरू कर दो, फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो, नहा रहे हो या जीएफ के साथ हो या कहीं पे भी हो, जहाँ मर्जी चाहो फाइट कर सकते हो। उन 10 लोगों की फाइट शुरू हो जाती है और फिर बाकी बोलता है कि चलो भाई मैं चलता हूँ, मुझे होमवर्क भी करना है अब। और ये बोलकर बाकी यहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ वो इंस्पेक्टर देखता है कि स्पेक वापस अपने सेल में आ चुका है और सीन शिफ्ट होता है डोरिन और डोपो की तरफ। वह दोनों कहीं जा रहे होते हैं, पर तभी कायोरेत्सु उससे पहले का बदला लेने उसके सामने आ जाता है और डोपो ओरोची उसके एक जोरदार लात मारता है। वह पहले से ही मौके की तलाश में था डोरियन को पीटने के लिए। डोरियन उससे अपने आग वाले अटैक से हमला करता है, पर डोपो ओरोची उसे आसानी से रोक देता है और उसे बोलता है, हा हा ये मेरा परफेक्ट डिफेंस है, जो कि बेटा किसी मिसाइल से भी नहीं टूटने वाला। और इस तरफ कांजी इकारी सिकोर्सी से बदला लेने आ चुका है और कुछ गुंडे भी लाया है अपने साथ, और वह सभी लोग सिकोर्सी को पकड़ लेते हैं। और वापिस हम डोपो ओरोची की तरफ देखते हैं कि डोरियन उसका हाथ एक धागे से काट देता है। दरअसल डोरियन के पास एक स्पेशल लाइटर होता है, जिसमें एक मकड़ी के जाले से भी ज्यादा पतला और नायलॉन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग धागा निकलता है। और डोरियन बोलता है कि ये धागा साइंस के नजरिए से एक चमत्कार है। बहुत टाइम पहले से मैजिशियंस इस धागे को यूज करते हैं अपनी ट्रिक
परफॉर्म करने के लिए। पर ओरिची समझ जाता है कि जब उसने उसकी किक मारी थी पहले कि तभी उसने मौके का फायदा उठा के वो धागा उसके हाथ में डाल दिया था। पर ओरिची को इस चीज की आदत थी। दरअसल ट्रेनिंग के दौरान ओरिची का हाथ कई बार टूट चुका था। तभी वह डोरियन के मुंह पे एक जोरदार मुक्का मार देता है और इस तरफ कांजी और उसके दोस्त सिकोर्सी को मारने का कोई प्लान बना रहे होते हैं। कांजी उसे 5 गोलियां मारता है पर उससे उसे कुछ भी नहीं होता और सिकोर्सी उठ के उसके साथियों को मार देता है और तभी कांजी सरेंडर कर देता है और कहता है प्लीज मुझे जाने दो। पर सिकोर्सी उसकी बात नहीं सुनता और उसके मुंह पे डंबल्स और जिम रॉड फेंकने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और वहीं सीन बाकी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। उसकी गर्लफ्रेंड को पता होता है कि बाकी एक फाइटर है। वह दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी कुछ गुंडे उनका रास्ता रोक लेते हैं और वह बाकी से बोलते हैं ओए चुपचाप अपने सारे पैसे हमें दे दो। ओए सुना ना तुमने? पर बाकी की आंखों में देखते ही उन गुंडों की फट जाती है और वह खुद ब खुद बाकी का रास्ता छोड़ देते हैं और दोनों एक डेट पर जाते हैं और काफी इंजॉय करते हैं और बाकी की गर्लफ्रेंड उसका हाथ पकड़ लेती है। पर तभी हम देखते हैं कि स्पेक उसे पीछे से देख रहा होता है और फिर घूमने फिरने के बाद बाकी अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि स्पेक उनके सामने आ जाता है और बाकी की गर्लफ्रेंड कोजाई बाकी को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है कि तुम एक रियल फाइटर हो और तुम्हारी जान हमेशा खतरे में रहती है, कि मैं तुम्हारे साथ अगर जिंदगी गुजारूंगी तो मैं भी परेशान रहूंगी। कोजाई के माइंड में बहुत सारी बातें घूम रही होती है और फिर कोजाई बाकी से कहती है कि तुम जिनके साथ लड़ते हो उनकी भी तो फैमिली है ना, उनके भी तो बीवी बच्चे हैं और अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो क्या उनके बीवी बच्चे तुमसे नफरत नहीं करेंगे? जैसे कोसाई बोलती जा रही होती है बाकी उसे गले से लगा लेता है और कहता है बस बस अब चुप हो जाओ। फाइटर अपनी मर्जी से ऐसा रास्ता चुनते हैं और मैंने अपने पूरे पिछले 17 सालों में कोई भी अच्छी चीज नहीं देखी है। मेरी मॉम और मेरे डैड मुझसे नफरत करते थे और वह चाहते थे कि मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनूं। मैंने यही रास्ता चुना है और मेरी जिंदगी का यही मकसद है और मैं अपने डैड को हराऊंगा और अगर इस रास्ते पे चलते हुए अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा। और अगर तुम भी मेरे साथ इस रास्ते में चलना चाहती हो तो तुम्हें भी मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर मैंने अपनी मॉम के बाद किसी पे ट्रस्ट किया है तो वो तुम हो कोसाई। वो दोनों वहाँ पे बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे स्पेक आ जाता है। स्पेक जैसे ही बाकी पे अटैक करने वाला होता है तो बाकी स्पेक को घूर कर देखता है। स्पेक वहीं खड़ा खड़ा मानो जम सा जाता है और इसी दौरान हानायामा वहाँ पे पहुंच जाता है और वह स्पेक के जबड़े को पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। वह बाकी और कोसाई की जान बचा लेता है और वह स्पेक से कहता है कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, इन दोनों का पीछा छोड़ दो। स्पेक हानायामा के मुंह पर जोरदार लात मारता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और अब वो अपने कपड़े उतार देता है और हम देखते हैं यानाहामा की बैक पे एक खतरनाक सा टैटू बना हुआ होता है और उसकी पीठ पे कई सारे तलवारों के निशान भी होते हैं। ये जो टैटू आप लोग देख रहे हो ये यानाहामा के परिवार के लीडर्स का सिंबल है और ये टैटू वही इंसान बना सकता है जिसकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो। और ये टैटू तब आते हैं जब एक यानाहामा पूरी गैंग के साथ अकेले भिड़ जाता है। भाई जो भी कहो इसके टैटू बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ये स्टोरी जानने के बाद इन दोनों में काफी भयंकर फाइट होने लग जाती है। स्पेक अपने हाथ में आने वाली हर चीज के जरिए हानायामा के ऊपर अटैक करता है। कभी वह हानायामा का शूज लेके उस पर अटैक करता है और कभी वो बेंचेस को उठा के हानायामा की बैक के ऊपर मारने की कोशिश करता है। इन छोटी मोटी चीजों का हानायामा के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता और फिर हानायामा अपने फायरिंग स्टैंस को अपना लेता है और यह देख के स्पेक भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है बहुत खूब, काफी अरसा हो गया एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मिले हुए, इतने सालों के बाद कोई ताकतवर ओपोनेंट मिला है मुझे। तुम तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह खड़े हो गए हो जैसा हाल मैंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का किया था। दरअसल स्पेक ने थोड़ी देर पहले ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी को तोड़ दिया था और अब मैं तुम्हारा भी वैसा ही हाल करने वाला हूँ। और ये कहते ही स्पेक हानायामा के ऊपर लगातार एक के बाद एक अटैक करने लग जाता है। दरअसल स्पेक अपनी सांस को 5 मिनट तक रोक सकता है, इसीलिए वह हानायामा के ऊपर लगातार एक के बाद एक अटैक कर रहा था। और हानायामा की स्ट्रेंथ कोई कम नहीं थी। दरअसल हानायामा की स्ट्रेंथ नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा थी, इसीलिए वो अपने दोनों हाथों को आगे करके स्पेक के पंचेस को आराम से रोक रहा होता है। और जैसे ही हानायामा को रियलाइज होता है कि स्पेक के पंचेस की पावर थोड़ी सी स्लो हो रही है तो वो इस मौके का फायदा उठा के आधे सेकंड के अंदर ही स्पेक के मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है। और यह इतना खतरनाक पंच होता है कि यह उसके मुंह पे पड़ते ही वह बहुत दूर जाके गिरता है। और दूसरी तरफ पुलिस को दिखाया जाता है जो कि स्पेक की वजह से काफी ज्यादा परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि अरे यार स्पेक ने तो हमारे जेल को होटल समझ रखा है कि यार ये जब मर्जी आता है और जब मर्जी जाता है। अरे यार क्या लगा रखा है इसने, हमने उसे मारने की हर मुमकिन कोशिश की है और हमारी गोलियां भी उसके आगे फेल हो जाती हैं। मगर अब देखना अगली बार जब वो आएगा ना तो मैं उसे बहुत खतरनाक तरीके से मारने वाला हूँ। और दूसरी तरफ हानायामा स्पेक के ऊपर एक के बाद एक जोरदार पंच बरसा रहा होता है और फिर हानायामा स्पेक से पूछता है हाँ भाई आगे स्वाद, तुम्हें हार का स्वाद चखना था ना। हानायामा के पंचेस को बर्दाश्त करने की ताकत तो किसी में भी नहीं होती है, इसलिए स्पेक की हालत धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। और फिर अचानक से स्पेक हार मान लेता है और यह देख के हानायामा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वह सोचता है इसने इतनी आसानी से कैसे हार मान ली। फिर हमें पता चलता है ये तो स्पेक की एक चाल थी। दरअसल स्पेक के हाथ में 6 कारतूस होते हैं और वह कारतूस यानायामा के मुंह में डालकर उसका मुंह बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो गोलियां फट जाती हैं और हानायामा का जबड़ा आधा टूट चुका होता है। और इस समय हानायामा की काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है और वह
वह गिरने से पहले स्पेक के एक जोरदार पंच मारता है और इस फाइट का विनर हानायामा निकलता है। दूसरी तरफ पुलिस देखते हैं कि हानायामा ने स्पेक को बुरी तरह पीट दिया है। पुलिस हानायामा का शुक्रिया अदा करती है कि तुमने इतने खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ लिया है। पुलिस हानायामा को पहले से ही जानते हैं और वह उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। और स्पेक को गिरफ्तार करके जब पुलिस की गाड़ी में बिठाया जाता है तो वह देखते ही देखते सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है और सभी पुलिस ऑफिसर्स को मार के वह उनकी गाड़ी को अपने हाथ में उठा लेता है और वह गाड़ी को उठा के हानायामा के ऊपर गिरा देता है और वह एक रॉड से हानायामा के फेस पे मारने की कोशिश करता है। स्पेक हानायामा से कहता है कि तुम्हारे पास मौका था मगर तुमने गवा दिया, तुम चाहते तो मेरे को मार सकते थे, जैसे मैं अब तुम्हें मार रहा हूँ, तुम मुझे भी इस तरीके से थोड़ी देर तक और मारते तो शायद मैं मर जाता। और फिर स्पेक एक गन निकाल के हानायामा की बॉडी पे काफी सारी फायर करता है और उसकी बॉडी को छन्नी कर देता है। वह उस पर जरा सा भी रहम नहीं करता है। वह हानायामा की टांगों पर फायरिंग करनी स्टार्ट कर देता है और जब स्पेक जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है तब वह उसके मुंह पर जोरदार लाते मारता है। भाई सीरियसली बताऊं तो मुझे लगा था कि अब तो हानायामा हार गया, बट ये मेरी गलतफहमी थी भाई। हानायामा इतनी आसानी से नहीं मरने वाला था। और फिर स्पेक ने जैसे ही गन निकाल के हानायामा के मुंह में डाली, जिसका जबड़ा पहले से ही टूटा हुआ था और उसका मुंह दोनों तरफ से पूरा फटा हुआ था, और हानायामा ने गन की डायरेक्शन को चेंज कर दिया और जो गोली उसके सर में लगनी थी वह उसके मुंह की साइड से बाहर निकल गई। और फिर हानायामा मौके का फायदा उठा के स्पेक को जमीन पर गिरा देता है और फिर उसके मुंह पर लगातार मुक्के बरसाने शुरू कर देता है। और हानायामा के मुक्कों के बारे में हम सब तो जानते ही हैं कि उसके मुक्कों में कितनी पावर है। स्पेक अपनी आंखों पे हाथ रख लेता है जिसे देख के हानायामा कंफ्यूज हो जाता है कि अब ये क्या करने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि वो एक फ्लैश ग्रेनेड यानायामा के सामने मारता है। उस नेड की रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि यानायामा को कुछ भी नजर नहीं आता है। अब हानायामा को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वो अंधा हो चुका है। ना दिखने के बावजूद भी वह सही निशाना लगाकर स्पेक के मुंह पे एक बहुत जोरदार पंच मारता है। लेकिन स्पेक भी चालाक था, वह जमीन से ऊपर की ओर आके हानायामा को पीछे की ओर से पकड़ लेता है और उसकी गर्दन को दबोच लेता है और उसकी गर्दन की हड्डी को तोड़ने की कोशिश करता है। और तभी हानायामा अपने सबसे खतरनाक टेक्निक को यूज करने की कोशिश करता है। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हानायामा के हाथ में बहुत ज्यादा पावर होती है, तो हानायामा अपने हाथ से उसकी बाजू को पकड़कर उस पर जबरदस्त प्रेशर बनाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से स्पेक के हाथों की मसल्स फटना शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही ये बात स्पेक को महसूस हो जाती है कि बहुत जल्द उसके हाथ की नसें फटने वाली हैं और उसका बहुत बुरा हाल होने वाला है, तभी वह अपनी एक हाथ की उंगली हानायामा के कान के अंदर घुसाने की कोशिश करता है ताकि वो हानायामा के ब्रेन को डैमेज कर सके। लेकिन हानायामा इस कदर का डैमेज लेके भी अपने दोनों पैरों पे खड़ा रहता है। फिर स्पेक की गर्दन हानायामा के हाथ में होती है और फिर जैसे ही हानायामा अपने हाथों से स्पेक की गर्दन पे प्रेशर बनाने की कोशिश करता है तो वह बहुत जल्दी बेहोश हो जाता है और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ उसका इलाज चल रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि स्पेक की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। ये स्पेक की रियल फॉर्म होती है और एक डॉक्टर एक्सप्लेन करता है ये स्पेक की असली हालत है। दरअसल इस बंदे की एज 97 है, पर पहले हमें इसकी बॉडी से लगता था कि ये बंदा 50 साल का होगा क्योंकि इसके मसल्स काफी ज्यादा बड़े होते थे और इसकी एज लगभग 50 साल होगी, बट हम सब गलत थे। और दूसरी तरफ हमें बाकी को दिखाया जाता है जो कि एक टेस्ट दे रहा होता है और वह अपने टेस्ट में अपने नाम की जगह कुछ भी नहीं लिखता, बिल्कुल हमारी तरह। तभी बाकी का टीचर उसे समझाता है कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ मुझे पता है कि तुमने फिजिकल टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर लाए हैं, बट बॉडी बनाने से ही सब कुछ नहीं होगा और इंसान ने जितनी भी तरक्की की है वह अपनी बॉडी से नहीं अपने दिमाग की बदौलत की है। और फिर उसका टीचर खिड़की की तरफ चला जाता है जहाँ वह देखता है कि एक बंदा रनिंग ट्रैक से उड़ते हुए उनकी खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है, उनके क्लासरूम में आ जाता है और उसे देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। उसके टीचर यह देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि ये बंदा उड़ कैसे सकता है, और यह बंदा और कोई नहीं बल्कि उन 5 क्रिमिनल में से एक डॉयले था। फिर वह बाकी को बोलता है कि भाई ये टीचर तुम्हें इतना कुछ बोल गया, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं सहता, मैं इसके मुंह पे एक जोरदार पंच मार देता। और वह फिर बाकी के टीचर पे एक जोरदार पंच मारता है। फिर बाकी उसे देख के रोने का नाटक करने लगता है कि तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। फिर इससे पहले डॉयले किसी और पे अटैक करता बाकी उसे एक जोरदार किक मार देता है और इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और डॉयले एक चाकू निकाल लेता है। और फिर डॉयले बाकी को बोलता है बहुत खूब, तुम अभी 17 साल के हो और हर खतरे को भांप लेते हो, तुम जानते हो कि तुम्हारा दुश्मन कितना ताकतवर है और उससे कैसे फाइट करनी है। और बाकी डॉयले की बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और क्लासरूम से जंप मारकर नीचे आ जाता है। उसके भागने का पर्पस सिर्फ यही होता है कि उसके स्कूल में पता ना लग जाए कि वह एक अंडरग्राउंड रेसलर है, और अगर ये बात उसके स्कूल में पता लग गई तो पूरा का पूरा स्कूल उससे डरने लगेगा। और जैसे ही बाकी नीचे पहुंचता है वह देखता है एक माली पत्तों को काट रहा होता है या फिर पत्ते काटने की एक्टिंग कर रहा होता है। और फिर जैसे ही बाकी उसे गुड मॉर्निंग करता है वह बंदा अपनी कुल्हाड़ी से बाकी के ऊपर अटैक कर देता है। दरअसल यह कोई और नहीं, यह यानागी है, उन्हीं 5 क्रिमिनल में से एक, और यह इन सब में से सबसे ज्यादा खतरनाक है। और देखते ही देखते यानागी अपने हाथों में मौजूद उन वेपन्स को घुमाना शुरू कर देता है। वह एक ननचक्कू की तरह चाकू होता है और उसके ऊपर कुल्हाड़ियां लगी होती हैं, और अगर यह वेपन बाकी की बॉडी से टकरा गया तो बाकी की बॉडी को चीर डालेगा। वह अपने वेपन को घुमाता हुआ, जो कि एक चैन के साथ बंधा हुआ है, जो एक जमीन पे पत्थर के साथ टकराता है, और वह पत्थर बाकी की तरफ इतनी स्पीड से आता है कि बाकी उस पत्थर को देख भी नहीं पाता ढंग से, और किसी न किसी तरीके से उसे डॉज कर लेता है। और बाकी को अंदाजा हो जाता है कि उसकी जान अभी खतरे में है, और यानागी एक के बाद एक अटैक करना बाकी पे शुरू कर देता है। और बाकी को उसके अटैक्स को डॉज करने में काफी ज्यादा मुश्किल आ रही होती है। और यानागी बाकी की तारीफ करते हुए बोलता है कि तुम्हारी आंखें काफी तेज हैं। हालांकि मैंने अपने हथियार को एक
एक रस्सी की चैन के साथ बांध रखा है, जिससे इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, लेकिन तुम फिर भी मेरे वेपन्स के अटैक को देख पा रहे हो। ये बहुत ही इंप्रेसिव बात है। वह अपना एक वेपन बाकी को पकड़ा देता है और वह अपने दूसरे वेपन की स्पीड को काफी ज्यादा तेज कर देता है और वह कहता है कि सिंगल वेपन को यूज करना 2 वेपन से ज्यादा आसान होता है। अब देखता हूँ बेटा कैसे बचते हो तुम मेरे अटैक से। और देखते ही देखते वह अपनी स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है और वह बाकी के ऊपर अटैक करके उस वेपन को बीच में से काट देता है। और इसी फाइट के दौरान जैसे ही यानागी अपनी फुल फोर्स के साथ बाकी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, फिर बाकी डॉज करके अपनी शर्ट को उतार देता है और बाकी की शर्ट उसके वेपन में फंस जाती है, जिसका मतलब है कि यानागी के दोनों वेपन सब बेकार हो चुके हैं। और इसी दौरान पीछे से शिबुकावा वहाँ पे आ जाता है और वह जैसे ही यानागी का नाम लेता है और यानागी जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, शिबुकावा पानी से भरी हुई केतली को यानागी को पकड़ा देता है। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं यानागी ने बहुत समय पहले ऐसी ही हरकत शिबुकावा के साथ की थी, पर उस टाइम उस केतली में गर्म पानी था, जिसकी वजह से शिबुकावा के हाथ जल गए थे। और यह पूरा इंसिडेंट शिबुकावा यानागी के साथ रिपीट करता है। दरअसल वो यहाँ पे यानागी से बदला लेने आया होता है, पर तभी हम देखते हैं वो पानी गर्म नहीं होता, वह ठंडा होता है। यह शिबुकावा का एक छोटा सा मजाक होता है, जिसको यानागी शुरू में समझ नहीं पाता और शिबुकावा अपना मुंह फाड़ फाड़ कर हंस रहा होता है। और देखते ही देखते शिबुकावा यानागी पे अटैक कर देता है और उसे जमीन पे पटक देता है। और यह देख के बाकी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और यानागी भी आसानी से हार नहीं मानने वाला होता है और शिबुकावा काफी जख्मी हो जाता है। और हम यानागी के हाथ में एक शेर के पंजे जैसा एक वेपन देखते हैं। और फिर शिबुकावा बाकी से बोलता है कि हम दोनों को मिलकर इससे फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तब हमने डिसाइड किया था कि कोई भी रूल नहीं होगा। ये बोलते ही शिबुकावा यानागी पे अटैक कर देता है और उसके मुंह के ऊपर खून के छींटे फेंक देता है, जिससे यानागी थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाता है। शिबुकावा इस मौके का फायदा उठाता है और उस पर अटैक कर देता है और वह बाकी को भी बोलता है कि ओए मदद करो बे मेरी। वह दोनों मिलकर यानागी से फाइट कर रहे होते हैं और यानागी धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा होता है, पर फिर भी वह जरा भी नहीं घबराता। बाकी यानागी के पेट पर एक जोरदार किक मारता है, पर यानागी हिप्नोटाइज करने वाली ट्रिक का यूज करता है और बाकी का नाम पुकारता है और बोलता है, बाकी दुनिया की सबसे खतरनाक गैस कौन सी है? बाकी मेरी बात पे ध्यान दो बाकी। और बाकी धीरे धीरे उसकी बातों में गुम होने लगता है और बाकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। वह बाकी के माइंड को कंट्रोल करने स्टार्ट कर देता है और वह चलते चलते बाकी के बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच जाता है। शिबुकावा उसे बोलता है, ओए स्नैप आउट ऑफ इट, ओए क्या कर रहे हो भाई, वो तुम्हें मार देगा बाकी। पर बाकी तो मानो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ होता है और इस मौके का फायदा उठाकर यानागी उसके मुंह पे अपने गैस वाला हैंड रख देता है, जिसकी वजह से बाकी बेहोश हो जाता है और उसकी आंखें खुली होती हैं। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक सूमो रेसलर बेड पे लेटा हुआ होता है। दरअसल इस बंदे पर भी यानागी ने हमला किया था अपनी पॉइजनस गैस की मदद से, और क्योंकि सांस के जरिए कोई भी पॉइजनस गैस इनहेल की जाती है तो वह धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी में फैलने लगती है और आप हिलडुल नहीं पाओगे। और यही सेम चीज बाकी के साथ हो रही थी अभी, और इसी टेक्निक की वजह से यानागी को यह टाइटल मिला था, जो कि था द पॉइजनर। बाकी एकदम बेहोश पड़ा हुआ होता है। यानागी बाकी से पूछे गए सवालों के जवाब देता हुआ बोलता है, मैंने तुमसे पूछा था ना कि सबसे पॉइजनस गैस कौन सी है, तो वो होती है ऑक्सीजन, क्योंकि हवा में 24 घंटे ऑक्सीजन होती है और हर एक बंदा ऑक्सीजन को इनहेल करता है। तो मैं इसी ऑक्सीजन को अगर अपनी ताकत बना लूं तो मैं अपने अपोनेंट को आसानी से हराने में कामयाब हो पाऊंगा। और यह सब बोलने के बाद वह बाकी को जगाकर वहाँ से भाग जाता है। मित्सुनारी अपने सभी फाइटर को बुलाता है और उन्हें रच के गालियां बकता है और वह बाकी को बोलता है कि तुम यानागी से हार जाओगे, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा नंबर 1 फाइटर बगैर किसी रूल के हार गया। और उन सभी की इंसल्ट करने के साथ साथ उन्हें मोटिवेट भी कर रहा होता है कि मार्शल आर्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सिर्फ एक अखाड़े में फाइट करनी है, तुम्हारा दुश्मन कहीं भी आ सकता है, तुम्हें हमेशा रेडी रहना चाहिए। ये सब सुनकर यानाहामा गुस्से में आ जाता है और टोकुगावा को कॉलर से पकड़ लेता है और उसे कहता है, अबे बुड्ढे अपनी बकवास बंद कर तू, ये सब हमें पता है। और इसकी बात सुनकर टोकुगावा को भी गुस्सा आ जाता है और वह यानाहामा के मुंह पे एक पंच मार देता है और बोलता है, ओए नीचे उतार मुझे। वह फिर उसे रोते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे हारने का सबसे ज्यादा दुख है कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि तुम यानाहामा उन फुद्दुओं से हार जाओगे, खासकर तुम बाकी, तुम पे सबसे ज्यादा यकीन था मुझे, पर तुमने मेरी नाक कटा दी। और बाकी ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसे काफी गिल्टी महसूस हो रहा होता है और बाकी वहाँ से जाने लगता है। और जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे वो डोरियन को देखता है, जिसके हाथ में गैसोलीन होती है और हाथ में एक लाइटर। उसका प्लान होता है कि वह सभी फाइटर्स को एक ही जगह पर जला देगा। इससे पहले कि वह सबको आग लगाता, काटसुमी वहाँ पर पहुंच जाता है और वह उससे लाइटर ले लेता है और डोरियन को नीचे गिराने के बाद और वह सारा का सारा गैसोलीन डोरियन पर गिर जाता है। और यह देखकर डोरियन थर थर कांप रहा होता है, क्योंकि काटसुमी उसके ऊपर लाइटर लेके बैठा होता है, क्योंकि एक चिंगारी पड़ते ही वो मर जाएगा इसी वक्त। डोरियन सोचता है कि ये काफी बदल चुका है पहले से। काटसुमी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे डरो मत, मैं नहीं आग लगाऊंगा तुम पे, वरना तुम में और मुझ में कोई फर्क थोड़ी रह जाएगा। मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरी स्पिरिट अभी जिंदा है। और यह बोलते ही उसके ऊपर लाइटर फेंक देता है और डोरियन की पूरी बॉडी पर आग लग जाती है। और फिर कात्सुमी हंसते हुए कहता है, हाँ ये सब कुछ मैंने तुमसे ही सीखा है डोरियन, एक नंबर के लीचड़ हो तुम, मैं तुम्हारे साथ कोई फेयर फाइट नहीं करने वाला। डोपोरोची कहता है, शाबाश मेरे बेटे, बहुत बढ़िया काम किया तुमने, वैसे भी मार्शल आर्ट का मतलब जीतना ही होता है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े।
और तभी वापस डोरियन खड़ा हो जाता है। उसकी बॉडी अभी थोड़ी देर पहले ही जल रही होती है और वह जैसे ही होश में आता है उसके मुंह से बहुत बड़ी बड़ी भाप निकल रही होती है। ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी पे लगी हुई आग को उसने एब्जॉर्ब कर लिया है और एक भाप के जरिए हवा में उड़ा दिया हो। डोरियन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है हाँ भाई अगला कौन है, आ जाओ। और डोपोरोची बोलता है ऑफ कोर्स मैं लड़ूंगा तुमसे, अपने कटे हुए हाथ का बदला भी तो लेना है मुझे तुमसे। पर तभी कात्सुमी बोलता है कि अभी रुकिए डैड, आपको भी मौका मिलेगा, पर उससे पहले मेरे टीचर इससे फाइट करना चाहते हैं जिसका नाम कातो यूसुमी होता है। भाई इनके नाम बड़े अजीब अजीब से हैं यार। और देखते ही देखते वह डोरियन पे अटैक कर देता है और वह एक के बाद एक खतरनाक अटैक करना शुरू कर देता है। और फिर वह डोरियन को कहता है ओए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लेजेंडरी मार्शल आर्ट के हाथ को काटने की, ओए तुम्हें शर्म नहीं आई, मेरी बात सुन रहे हो तुम। और डोरियन उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। फिर कात्सुमी बोलता है लगता है तुम्हारे कान किसी काम के नहीं है, चलो मैं तुम्हारे कान ही काट देता हूँ, सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। और यह बोलते ही वह डोरियन के कानों को अपने हाथ से ही काट देता है। दरअसल उसके हाथ में एक बारीक सी स्ट्रिंग होती है, वह उसका यूज करता है डोरियन के कान को काटने के लिए। असल में कराटे क्या होते हैं ये मैं तुम्हें सिखाता हूँ। यह बोलते ही वह जबरदस्त किक मारता है डोरियन के। वह तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। इस मौके का फायदा उठा के डोरियन अपने उस इनविजिबल स्ट्रिंग के जरिए कात्सुमी और उसके टीचर को आपस में बांध देता है। और जैसे ही वो उनके टुकड़े टुकड़े करने वाला होता है डोपोरोची उस स्ट्रिंग को अपने हाथ से ही तोड़ देते हैं। और यह देख के डोरियन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि मेरे पास दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे पतली स्ट्रिंग है, पर इस बंदे ने अपने हाथ से ही उसे तोड़ दिया। ये कैसे हो सकता है? ये स्ट्रिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये एक हेलीकॉप्टर को भी रोक सकती है, मगर इस बंदे ने कैसे इसे तोड़ डाला? जैसा कि हमें पता है कि डोपोरोची के हाथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और एकदम से डोरियन अपने मुंह से एक ग्रेनेड निकालता है और उसकी पिन खींचते ही एक जोरदार धमाके के साथ वहां से गायब हो जाता है। पर इससे उन लोगों को कोई ज्यादा डैमेज नहीं होता है और डोरियन एक पाइपलाइन की मदद से नीचे गटर में पहुंच जाता है, जहां उसने सोने के लिए अपना एक बेड भी लगाया होता है और फाइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए काफी अच्छी जगह भी होती है। इसका मतलब है कि वह अंडरग्राउंड रहना पसंद करता है। जैसे ही वो हेडफोन लगा के गाने सुन रहा होता है उसका पीछा करते हुए कात्सुमी वहां पर पहुंच जाता है और डोरियन से कहता है कि तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते बच्चू। डोरियन उसे देखकर कहता है कि तुम वो इंसान नहीं हो जो कि मुझे हरा सके, मुझे हार का मजा चखा सके। कात्सुयुमी उससे पूछता है कि तुमने ऐसी जगह को क्यों चुना। डोरियन उसे बताता है कि बचपन में उसकी फैमिली पे आर्मी ने अटैक किया था, तब वह ऐसे ही अंडरग्राउंड हो जाया करते थे और एक टनल बनाकर अपनी जान बचा लिया करते थे। वो इस जगह को बचपन से जानता है और वह अपनी जान बचाने के लिए इस टनल में आया जाया करता था। कात्सुयुमी कहता है कि मुझे तुम्हारी सैड स्टोरी सुन के काफी ज्यादा दुख हुआ। ये कहते हुए वह एक जोरदार किक डोरियन के मारने की कोशिश करता है, पर डोरियन इसकी किक को डॉज कर लेता है और अचानक से उसकी लेफ्ट साइड में आ जाता है और जोरदार उसके मुंह पे मुक्का मारता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम वो नहीं हो जो कि मुझे हार का स्वाद चखा सके। और जैसे ही डोरियन उसे पंच मार के जमीन पर गिरा देता है तो जो वो शराब थोड़ी देर पहले वो पी रहा होता है वह उसी बोतल को तोड़ता है और अपने हाथों में ग्रीस लगाने के बाद उसके कांच को अपने हाथों में लपेट लेता है और अब उसका हाथ एक वेपन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आएगा। तो गाइस कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।